नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। मैं अमर उजाला में पत्रकार हूं और मैं अलग-अलग सेगमेंट पे अपनी खबरें लिखता हूं। फिर चाहे वो एजुकेशन की हो, स्पोर्ट्स की हो, टेलीकॉम, इनकम टैक्स इस तरह के अलग-अलग सेगमेंट्स पे जिसमें मैं न्यूज़ कवर करता हूं। अपने इस एपिसोड में मैं बात करूंगा उत्तराखंड की और उत्तराखंड की पत्रकारिता की। तो इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप देखते रहें बोले उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोना कौशल, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच हूँ। मैं आज बोले उत्तराखंड से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही एमिनेंट गेस्ट को लेके आऊंगी। अमर उजाला के सीनियर जर्नलिस्ट हैं मिस्टर करण, और आप जरूर देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज देखते रहिए बोले उत्तराखंड। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करण। करण हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमर उजाला देहरादून में हैं और बहुत ही उत्तम और अच्छा काम कर रहे हैं। तो करण, आज मैं आपसे आपकी लाइफ के बारे में, न्यूज़पेपर्स के बारे में, पब्लिक और आपकी रिलेशनशिप्स, आपका तनाव, आपका घर में कैसे आपके रिलेशंस है इतना बिजी होने के बावजूद, इसके बारे में सब कुछ जानना चाहूंगी, ताकि लोगों तक ये बात जाए कि जो हमारी मीडिया है, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और कितने तनाव में रह के हम तक वो बातें पहुंचा रहे हैं जिनका हमें, अगर ये ना हो तो हमें पता ही ना चले कभी भी। सो करण, वेलकम। और कैसे आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट करने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वायरल वाणी है करण, और बोले उत्तराखंड से हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी करण, सबसे पहले कि ये बताइए कि आपने ये फील्ड क्यों चुनी। मतलब अगर जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, यूथ है, अगर वो करियर का चॉइस करेगा, तो क्या ऐसी चीज आपको लगी कि आपको लगा मुझे, मेरे लिए जर्नलिज्म ठीक है? क्या देखना चाहिए बच्चों को अपने में? जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये मेरी ज़िंदगी से हमेशा जुड़ा रहेगा कि और अक्सर लोग मेरे को पूछते हैं कि आपने जर्नलिज़्म किन बातों को ध्यान में रख के कैसा क्या प्रेरणा मिली कि जो आपको ये फ़ील्ड आपने चुना? तो मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ कि मैंने कैसे फ़ील्ड चुना। मुझे शुरुआत से जब मैं स्कूल में था, स्कूल के दिनों से मुझे लिखने की बड़ी आदत थी, शौक था लिखने का, मैं लिखता था। मैं जो कुछ मेरे को स्कूल में पढ़ाया जाता था या जो कुछ भी मैं दिन भर में पढ़ता था, उसको मैं अलग सी डायरी में लिखता था। तो एक दफ़ा वो डायरी मेरे टीचर्स के हाथ लग गई और उन्होंने कहा, "यार तू इतना तो नोटबुक पे लिखता नहीं जितना तूने इस डायरी पे लिखा है। तो ये डायरी पे क्यों लिखता है तू बजाय अपने नोटबुक पे लिखा कर, डायरी पे लिखने का क्या मतलब है?" तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे नोटबुक पे लिखते हुए ऐसा फ़ील होता है कि मैं एज़ अ स्टूडेंट लिख रहा हूँ और डायरी पे जब मैं लिखता था तो मुझे लगता था कि मैं एक लेखक के तौर पे लिख रहा हूँ। करेक्ट। तो वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि मुझे मतलब ऐसे फ़ील्ड पे जाना चाहिए जहाँ मैं अपनी मतलब राइटिंग स्किल्स को मैं डेवलप कर सकूँ और मैं अपना करियर बना सकूँ। तो 12th हुआ उसके बाद मुझे मतलब जर्नलिज़्म के बारे में पता था और ये इत्तेफ़ाक की बात है कि मैं अपने फ़ैमिली का, अपने ख़ानदान का इकलौता जर्नलिस्ट हूँ अब तक। इससे पहले मेरी फ़ैमिली में कोई जर्नलिस्ट नहीं था और जब मैंने ये फ़ील्ड चूज़ किया तो मेरी पूरी फ़ैमिली शॉक्ड थी कि ये किस तरह का फ़ील्ड है, इसमें तो हमारा कोई लोग है ही नहीं और किसी को पता भी नहीं था इतना। लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ अलग करना है तो पहले फैमिली से ही अलग सोचा जाए। तो मैंने जर्नलिज़्म चूज़ किया और जर्नलिज़्म चूज़ किया तो मुझे जो मैं शुरुआत में जो स्कूल के दिनों में लिखता था उससे बड़ी हेल्प मिली लिखने की क्योंकि जब मैं प्रिंट मीडिया में आया तो वहाँ सारा काम लिखने का है। अपनी बातें ही सारी हम शब्दों से बताते हैं। तो वो काम आई तो इस तरह से मैंने अपना जर्नलिज़्म क कंप्लीट किया फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और अब मैं जैसा आपने बताया कि मैं अमर उजाला में हूँ तो मैं अमर उजाला में लिखता हूँ। जी। वंडरफुल। तो देखा आपने, तो लिखने की स्किल्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा करण, एक बात बताओ, लिखने के अलावा जो मैं देखती हूँ जर्नलिज्म में, आप सबसे मिलती रहती हूँ, तो जो मैं देखती हूँ लोगों से मिलना, पीपल से कनेक्शन बनाना, लोगों से मिलके उनकी बात जानना, ये स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करनी जी। चाहिए या ये होनी चाहिए। जी। कि क्या कोई इंट्रोवर्ट बच्चा है, क्या वो जर्नलिज्म में जा सकता है आपकी राय से? बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। लोगों से मिलना जिसको पसंद हो उसे उस फ़ील्ड में ज़रूर आना हुँ, चाहिए। हुँ, मेरे साथ ये दिक्कत थी शुरुआत में, मैं लिखता तो था, सब कुछ बातें समझता था, लेकिन मैं लोगों से बात नहीं करता था। मुझे लगता था कि जो मुझे समझना है, जानना है वो किताबों में मिल जाएगा, अखबारों में मिल जाएगा, टीवी चैनल्स में मिल जाएगा।
लेकिन जब मैं फील्ड पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ लोगों से बात करनी पड़ती है, यहाँ हर दिन नए नए लोग मिलते हैं हाँ। और वो नए लोग बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। कोई बहुत दुखी होता है, कोई बहुत खुश होता है, किसी की अपनी दिक्कतें परेशानी है जिसको हमें सुनना होता है और बहुत इत्मीनान से सुनना होता है ताकि हम उसकी भावनाओं को, उसके फीलिंग्स को समझ समझ पाए। सकें और उसी के आधार पर हम कुछ अपनी हम्म। स्टोरी लिख सकें। तो वो मतलब ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगा कि मुझे बहुत जल्दी समझ में आया कि यहाँ पे लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करनी होती है। अब मुझे फिर धीरे-धीरे करके इतना मज़ा आने लगा लोगों से मिलते हुए, लोगों से बात करते हुए, उनकी कहानियाँ समझने, सुनने में। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, उसके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो सामने वाले की बात सुन ले और हर नए आदमी से मिलने में उसे किसी भी तरह का कोई परहेज या गुरेज ना हो कि वो नए आदमी से मिलने में झिझक उसके अंदर रहे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। करण, कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी, तो जो भी स्टोरी कोई सुनाता है या जो भी तुम घटना देखते हो और उसको जो भी एनालाइज करके लिखते हो, वो उस तुम्हारा पहलू है उस स्टोरी के बारे में। लेकिन दूसरा पहलू भी होता है जिसके मतलब जो तुम्हारे सामने नहीं है। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करते हैं जर्नलिज्म में कि पब्लिक तक वो बात पहुंचे जो आप देख रहे हो और जिसके बारे में आप बोलना चाह रहे हो उसकी राय भी पहुंचे? ये बैलेंस जी, बहुत जी, मुश्किल जी, है। जी, जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है और ये इम्पोर्टेंट रोल भी है मेरे लिए और हर एक पत्रकार के लिए जो इस फील्ड पे है। हम हर एक इंसान की बात सुनते हैं, हर एक चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो उसके बाद सुनने के बाद, उसकी बातें समझने के बाद ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम उसे क्रॉस चेक करें कि सामने वाला सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। और ये मीडिया का बेसिक एथिक्स है कि सामने वाला जो कहानी सुन रहे हैं सामने से, जो हमें दिख रहा है, उसको हम क्रॉस चेक करें कि ये वास्तव में सही है कि नहीं है। तो वो अलग-अलग तरीके होते हैं उन बातों को जाँचने के, परखने की कि वो सामने बोलने वाला जो है वो सही बात बोल रहा है या सही बता रहा है हमें। तो वो हर एक सेगमेंट में अलग तरीका होता है उसको चेक करने का। जब हम वो चेक कर लेते हैं, जब हमें लगता है कि जब हमारी आत्मा इस बात से शांत हो जाती है कि अब सामने वाला बिल्कुल सही बात बता रहा है, हमने क्रॉस चेक कर लिया है, उसके बाद ही हम उसे पब्लिक तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं अपने अखबार के माध्यम से। जी। और दूसरे की व्यूज भी लेते हैं जिसके बारे ज़ाहिर-सी में बात है। बोलता जी, है। जी, जी, ज़ाहिर-सी बात है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पे आरोप लगा रहा है। तो जिस व्यक्ति पे आरोप लग रहे, उसका पॉइंट उस खबर में, उस न्यूज़ में आना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगले दिन वो हम पे आरोप ना लगाए कि भैया आपने तो एक ही साइड की बात सुनी, हमारी बात तो सुनी ही नहीं। तो इसलिए हम दोनों की बात सुनते हैं और उसके बाद ही जो अगले दिन अखबार में लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है, पढ़ते हैं, वो दोनों की बात पढ़ते हैं, ताकि पढ़ने वाला हमारा जो रीडर है, वो भी एनालाइज़ कर ले कि हाँ, दोनों की बातें इसमें आ गई और ये किसी भी तरह का इसमें इम्बैलेंस चीज़ें नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल साइकोलॉजी काउंसलिंग की तरह है। जी। पेरेंट बच्चे को लेके आया तो बच्चे की तो सुननी है, पेरेंट की जी, सुननी जी, है बिल्कुल। और पूरा पहलू लेके दोनों तरफ का जी, आगे बढ़ना है। जी। करण, जो हम सुनते हैं, हम समाज में हैं, हम पब्लिक है, हम ये सुनते हैं कहाँ तक सच है, आप ही बताएँगे, इस पे कुछ रोशनी डालेंगे कि भी मीडिया बिका हुआ है, कि मीडिया पॉलिटिकली बायस्ड है, कि मीडिया जो है गलत छापता है, नेगेटिव न्यूज़ छापता है और इस तरह की धारणा है, लोग बात करते हैं ऐसे कई लोग। तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है और आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? जी। ये बिल्कुल बात मैं इसको सही नहीं मानता कि मीडिया बिका हुआ है। मीडिया इसलिए बिका हुआ नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यूज़, कोई भी स्टोरी, कोई भी खबर जब अगले दिन अखबार में छपती है, तो सिर्फ़ एक इंसान के हाथ से होके नहीं गुज़रती। हाँ। उसके पीछे पूरी टीम होती है, जो हर एक शब्द को हर एक शब्द को चेक करती है, क्या ये सही लिखा गया है? क्या ये वास्तव में सही है, जो हुआ है, ये वो लिखा गया है? तो जो अखबार में अगले दिन छपता है या टीवी चैनल्स में जो दिखता है, जो लोग देखते हैं, वो बिल्कुल भी ये कह देना कि नहीं ये वन साइडेड है, एक तरफ की बात सुनी गई है या ये खबर कोई बिक चुकी है इस तरह से। तो मैं मानता हूँ कि ये गलत इस तरह के आरोप होते हैं लोगों का। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा, आजकल समय किसी के पास नहीं है कि जो मैं छापता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, उसको क्रॉस चेक करने के पास किसी के पास टाइम नहीं है। तो जो पढ़ लिया उसको लगता है कि हाँ, यही सही है या वही करेक्ट, सही है। करेक्ट। अगर आपको लगता है कि मेरा लिखा हुआ कुछ गलत है या मैंने जो लिखा है उसमें पूरी बातें नहीं लिखी है, तो आपकी भी उतनी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको क्रॉस चेक किया जाए कि वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि मीडिया बिक चुका है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अब मीडिया के तौर तरीके थोड़ा-सा बदल चुके हैं और
मीडिया का जो स्तर है वो और बढ़ गया है और बहुत बड़ी स्तर पे लोगों के पास चीज़ें अब सूचनाएँ पहुँचने लगी हैं हर एक अलग तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल्स हों, ये। जी। एआई का क्या रोल है आपकी फील्ड में? क्योंकि जहां भी देखो आज चर्चा एआई की होती है जी। कि एआई आ गया, जॉब्स चले गए, एआई आ गया, एआई से सारी न्यूज़ बन रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पब्लिक तक आप ये अपनी क्या बात रखेंगे कि एआई का रोल समाज में न्यूज़ और प्रिंट मीडिया में कितना है? जी, देखिए ये जब समाज बढ़ता है आगे की ओर तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी के साथ भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। एआई आया है, एआई का यूज़ अलग-अलग सेक्टर्स में हो रहा है। जर्नलिज़्म में अभी तक नहीं हो रहा है, मतलब प्रिंट मीडिया में तो अभी तक नहीं हो पा रहा है। उसकी एक वजह है, कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, तो मैं एज़ अ जर्नलिस्ट जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो कोई दूसरी टेक्नोलॉजी सोच या समझ सके। वैसे ही है, कोई इंसिडेंस बड़ा इंसिडेंस होता है, कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, कोई बड़ी घटना होती है, तो उसको एआई उस तरह से नहीं लिख पाएगा जिस तरह से मैं लिखता हूँ, मेरे बाकी डेफिनेटली। के पत्रकार साथी लिखते हैं। बिल्कुल। तो ये कहना गलत मानता हूँ कि एआई अगर जर्नलिज़्म में आ जाए तो हमारी जॉब्स रिस्क पे आ जाएगी। हुँ। देखिए, लिखना एक क्रिएटिव आर्ट है और एआई एक फॉर्मेट पे लिखता है। हम ये कह सकते हैं कि एआई हमें सपोर्ट कर सकता है कुछ जानकारी देने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल जो हुआ है, जो घटना हुई है, जो इंसिडेंस हुआ है, उसको तो कोई पत्रकार तभी लिख पाएगा जो उसने महसूस किया हो, वो गया होगा, उसने देखा करेक्ट, होगा, करेक्ट। तो वो एआई तो उस पॉइंट पे नहीं जाएगा। जी। बिल्कुल, फीलिंग्स, एम्पैथी, जी, समझना दूसरे को, ये चीज़ें एआई में जी, नहीं है। जी, तो ये जो ह्यूमन स्किल है, जो ह्यूमन इमोशंस को कैच करना है, ये आप ही लोग बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। कहते हैं कि हमारी जो इमोशनल डाइट है, हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हमारी सोच बनती है पब्लिक की, हर इंसान जी, की। तो मैं ये मानती हूँ कि आप लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर हो समाज में, क्योंकि आप जो हमें देते हैं, हम उसे पढ़ते हैं, उसे विजुअलाइज़ करते हैं और हम सोचते हैं कि बस समाज जी। ऐसा ही है। लेकिन करण, मैं ये देखती हूँ और लोग भी ये कहते हैं कि बहुत नेगेटिविटी दी जाती है पेपर्स में। सुबह उठते ही आप देखो एक बस का एक्सीडेंट दिखा देंगे, सुबह उठते ही आप देखो कि ये मर गया, वो मर गया, ये भाग गया। अच्छी चीज़ दबाई जाती है और नेगेटिव चीज़ बताई जाती है। तो ये क्या सच है? और आपको क्या लगता है कि इसमें बदलाव आना चाहिए? देखिए, मैं ये बात इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं मानूँगा कि नेगेटिव चीज़ अखबार में दिखाई जाती है या न्यूज़पेपर्स में दिखाई जाती है। अखबार में सिर्फ़ एक पन्ना नहीं होता, 14-15 पेजेज़ का न्यूज़पेपर होता है और हर एक पेज में हर एक समाज की, हर एक वर्ग की से जुड़ी हुई खबरें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो जिस तरह के इंसिडेंट्स जब होते हैं, चाहे फिर वो एक्सीडेंट हो, रेप हो, चोरी हो या कहीं लड़ाई-झगड़ा हो, वो जब उसकी हम खबर लिखते हैं, तो उन पहलुओं को बहुत ध्यान में रखते हैं कि इसके कोई भी ऐसी बात इसमें शामिल ना की जाए जिसका लोगों को गलत असर मिले या गलत प्रभाव पड़े। लेकिन उन उस खबरों को दिखाने का मकसद होता है, उद्देश्य होता है ताकि हम अपने पाठकों को, अपने रीडर्स जो हैं हमारे, उनको अवेयर कर सकें कि आपके साथ इस तरह की कोई घटना ना हो, उससे पहले आप सतर्क रहें। हुँ। तो हमारा मकसद होता है कि हम अपने स्टोरी से, अपनी हाँ। रिपोर्ट से, अपने रीडर्स को हम जागरूक कर सकें। और जैसा आपने कहा कि नेगेटिव बहुत दिखता है अखबारों में। हुँ, हुँ। ये बात मैं इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि जो न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया कि 15-16 पेज का जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें हर वर्ग समाज की खबरें होती हैं। फिर अलग-अलग। हाँ जी, स्पोर्ट्स की होती है, हुँ, एजुकेशंस की होती है, हुँ। कल्चरल की होती है और हमारे आस-पास जितने भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं, वो आते हैं, हो रही हैं। बिल्कुल। और इन सब बातों का लबो-लुबाब ये है कि हम अपने रीडर्स को अवेयर कर सकें हर तरीके से। फिर चाहे वो कानून हो, अधिकार हो, ज़िम्मेदारियाँ हों हुँ, और समाज का दायरा हो कि हम एज़ अ सिटीज़न हमारी क्या ज़िम्मेदारी है हमारे समाज के लिए। हुँ। वो जो उसका एक बुके हम बना के हर रोज़ सुबह पेश देते करते हैं हैं। अपने रीडर्स के लिए, हुँ। तो उन सब बातों का ध्यान उसमें रखा जाता है। बहुत जी, अच्छा बोला आपने, जी, बुके पेश करते हैं। जी, डिफरेंट पेजेज़ में डिफरेंट तरह की न्यूज़ होती है। करण, हम सब एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन्स हैं। हम सबकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। हमें नींद चाहिए, हमें अच्छी डाइट चाहिए, हेल्थ चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए। तो आप अपनी लाइफ़ को कैसे बैलेंस करके चलते हो? क्योंकि 24/7 आपका काम होता है, न्यूज़ कभी भी लेनी है,
फैमिली लाइफ भी है, नींद भी पूरी करनी है, और नहीं तो फिर तनावग्रस्त हो जाओगे। तो हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ? अपनी लाइफ को हमारे जो, और मैं ये भी देखती हूँ करण कि जो हमारे मीडिया वाले होते हैं भाई, कई बार बहुत स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में बात करते हैं, दे आर नॉट रिलैक्स्ड। तो क्यों है ऐसा, और कैसे आप अपने आप को मैनेज करोगे ताकि आप खुशहाल जीवन जी सको? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपको, और मैं क्योंकि हर दिन फ़ील करता हूँ, तो मैं इसका कोशिश करूँगा कि मैं आपको उतनी अच्छे तरीके से इसका जवाब भी दे सकूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा 24 घंटे की जॉब है, हम्म, और हमें सिर्फ़ अपने आँख और कान खुले नहीं रखने होते, हमें अपनी नाक भी खुली रखनी होती है ताकि हम न्यूज़ को सूँघ सकें। हम्म, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो आँख, नाक, कान हमें सब खुले रखने होते हैं, सतर्क अलर्ट रहना पड़ता है हर पॉइंट पे, हर सेकंड, ताकि वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन, और वो उस इन्फॉर्मेशन को हम डेवलप करके अपने रीडर्स को अगली सुबह पहुँचाएँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब इस तरह की जॉब होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर तनाव भी बढ़ता है। तो उन तनाव से बचने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से बात करूँ, मैं अपनी फैमिली से बात करूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलता है। और उसके अलावा मैं करता हूँ, मैं फ़िल्में बहुत देखता हूँ, बॉलीवुड में बहुत देखता हूँ। हम्म, तो मैं जब कभी फ़िल्म रिलीज़ होती है, नई कोई फ़िल्म रिलीज़ होती है, तो मैं उसको थिएटर में जाके देखता हूँ। थिएटर में जाके देखने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह ये है, उस थिएटर में मैं ताकि सारे लोगों को देख सकूँ कि वो एन्जॉयमेंट करने के लिए थिएटर आते हैं, या फ़िल्म देखने के लिए थिएटर आते हैं, या सिर्फ़ अपना टाइम बिताने के लिए थिएटर आते हैं। हम्म, तो जब मैं थिएटर में रहता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को जब इंटरवल पे बाहर आते हैं, तो बड़े वो खुश होते हैं, जो अपने दोस्तों के हम्म, साथ आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे होते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सामने वाले को देख के ये सीख सकूँ कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तो हम उसमें से कुछ एक विकल्प चुन सकें बिल्कुल, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकें। बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच। बहुत ज़रूरी है दोस्तों स्ट्रेस फ्री रहना, क्योंकि अगर आप तनावग्रस्त हो तो आप ना ठीक तरह से सोच सकते हो, ना खुश रह सकते हो, ना आपका परिवार खुश रहेगा, ना आपका काम अच्छा होगा। तो करण ने आज हमें बहुत अच्छी बातें बताई। करण, आप हमें ये बताएँगे कुछ कि कोई ऐसी घटना आप बताना चाहेंगे जिसने आपको झकझोर के रख दिया हो? जिसने आपका वाक़ई में आपको लगा हो कि मैं मतलब बहुत सही जगह पे हूँ और मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और जीवन का कुछ ऐसा पहलू आपने देखा जो आपको बहुत शॉक लगा? जी। इस तरह की कुछ-कुछ टाइम में इस तरह की घटनाएँ हमारे सामने आती हैं, जिसे पढ़ के, देख के लगता है कि हमारे समाज में, हमारे आस-पास किस तरह के लोग रहते हैं। हुँ, कुछ साल पहले प्रेमनगर में एक मर्डर हुआ। एक लड़के ने अपने फैमिली के 4-5 लोगों को मार दिया। हुँ, फिर कुछ दिनों पहले एक खुड़बुड़ा में एक मर्डर हुआ, डबल मर्डर वो। एक महिला ने अपनी बेटी को मार दिया, एक वो हुँ, मर्डर। एक लेडी ने अपने हस्बैंड को, अपने ससुर को मार दिया रायपुर में, वो। तो जब इस तरह की घटना होती है, ज़ाहिर-सी तौर से हमें अंदर से झकझोर देती है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हमारे आस-पास किस तरह के लोग रहते हैं, और लोग जब किस लेवल पे आ जाते हैं अपना, फिर चाहे वो गुस्सा कह लो, वो या फिर ऐसी कौन-सी बात, मैं हमेशा ये सोचना चाहता हूँ कि जब कोई घटना होती है, जब कोई इस तरह का कोई आदमी सामने आता है, पुलिस पकड़ती है उसे, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उसकी अंदर की भावनाओं को समझ सकूँ कि वो अपने मेंटल लेवल के किस पॉइंट पे आया होगा कि उसने इतना बड़ा कोई कदम हुँ, उठा लिया। हुँ, तो इस तरह की घटना मेरे सामने बहुत दफ़े आई कि मैं ताकि मुझे सोचने को मजबूर कर दिया, मुझे अंदर करेक्ट। से मैं झकझोर दिया उसने कि ऐसा क्या हो गया होगा। हुँ, अब सोचिए कि किसी एक आदमी की जान ले लेना, हुँ। ये कितना बड़ा पागलपन फिर नींद चाहिए। आती है ये सब देख के या रिपोर्ट करके? शुरुआती दिनों में मेरे को नींद नहीं आई। मैंने जब हुँ, ये देखा, जब बड़े एक्सीडेंट्स देखे, अभी कुछ हुँ, दिन मतलब लास्ट हुँ, ईयर, जब वो हुँ। कोलाघाट चौक पे जो एक्सीडेंट हुआ, हाँ, जिसमें 6 बच्चे लोग हाँ, वो डेथ हो गई उनकी, और वो जब वीडियो मैंने देखा, हुँ, वो फिर जब हम अगले दिन उस वहाँ गए, उस पूरी सड़क पे खून-खून था, हुँ, गाड़ी के हुँ, परखच्चे उड़े हुए थे, हुँ। कुछ भी है, मतलब वो देख के ही नहीं लग रहा था कि इसके अंदर जो भी रहा होगा, बचा वो क्या होगा। बचा होगा। वो देख के मैं इतना विचलित हुआ, वो वीडियो देख के, तो अगले 2 दिन तक नींद नहीं आई। मैं जब कभी भी सड़क पे अपनी गाड़ी लेके उतरा, तो मुझे सिर्फ़ वही सामने आता रहा कि यार, इस तरह के हुँ, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग कैसे चल रहे हैं। तो इन सब ज़ाहिर-सी बात है कि हर दिन हमारे पास कुछ एक ऐसी स्टोरी हमारे अखबार में होती है, जो हमारे मेंटल लेवल को आप कह लीजिए, हमारे चैन सुकून को कह लीजिए, बिल्कुल, जो थोड़ा-सा डिस्टर्ब करती है। तो उनसे बचने के लिए मैंने आपको बताया कि मैं जो करता हूँ, बेस्ट तरीका है कि अपनी फैमिली से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करें, सब सब चीज़ों को साइड रख के बिल्कुल, आप अपने पर्सनल टाइम पे अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से, और आप वो करिए जो आपको पसंद है। तो बिल्कुल। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि जब कभी मैं परेशान होता हूँ,
मैं बड़े ऐसे शांत सी जगह पे बैठता हूँ, 2 कप चाय पीता हूँ हम्म, और सारी बातें भूलने की कोशिश करता हूँ जो मैंने सुबह देखा, जो पढ़ा या जो मेरे हम्म, आसपास हुआ। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मतलब मेरी साइड मैं ऐसा सोचता हूँ बेस्ट तरीका ये है कि अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से तो बात ज़रूर करिए। बिल्कुल, क्योंकि जो आप बातें, जो आपकी भावनाएँ जो हमारा उनसे बॉन्ड है, वो जो बिल्कुल, शेयर करते हैं, बिल्कुल, वो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो बिल्कुल, थोड़ा-सा स्ट्रेस रिलीफ़ होता है उससे। बिल्कुल, जी, बिल्कुल सही कह रहे हो करण। अभी एक स्टडी हुई थी, जी, उसमें यही सामने आया कि वही लोग लंबा जीते हैं और हेल्दी जीते हैं जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते जी, हैं। जी, तो जैसे आपने बोला कि मैं अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ, जी, अगर आपके बॉन्ड्स अच्छे हैं, तो नेचुरली आप किसी भी समस्या को पार कर जाओगे। बहुत अच्छी बात बताई आप। चलते-चलते आप कुछ बताना चाहेंगे ताकि लोग ये समझें और लोग ये जानें, और कि हमारी जो मीडिया, हमारी जो पेपर्स हैं, बहुत जो उनको मालूम है कितना अच्छा काम आप कर रहे हो, लेकिन आपसे जुड़े, क्योंकि गुस्सा रहता है लोगों को। पब्लिक को आप देखो, कहते हैं नहीं ये गलत छापा है, जिसके बारे में लिखा है वो कहता है मेरे बारे में गलत छापा है। तो आप कैसे बताओगे कि आप वो नहीं हो, बाइस्ड नहीं हो, और आप सच्ची घटनाओं को लिख रहे हो? कुछ आप पब्लिक को अपना संदेश दीजिए। जी, जी, जी। देखिए, हम जब कभी भी कोई खबर लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि दोनों पक्षों की बात उसपे शामिल हो सके, ताकि करेक्ट, जब अगले दिन कोई अखबार पढ़े तो कोई ये ना कहे कि इस पे तो सिर्फ़ एक ही इंसान की, एक ही व्यक्ति की बात व्यक्ति है, बात है। दूसरे पक्ष की तो बात ही नहीं है। तो ठीक है। हमेशा जब कभी इस तरह की कोई आरोप वाली खबरें होती है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे आरोप लगाता है, तो हम वो बेसिक एथिक्स है मीडिया के जो मैंने आपको बताए कि दोनों पक्षों के बयान, दोनों पक्षों के पॉइंट ऑफ व्यू उस स्टोरी में इंक्लूड होंगे, तभी वो अगले दिन पब्लिश होगी, वो अगले दिन छपेगी। दैट इज़ वेरी नाइस, जी, यस। जी। और अगर किसी किसी इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो उससे रिलेटेड है हुँ, और उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो अखबार ने मेरी बात तो छापी ही नहीं, बिल्कुल, और एक ही बाई तो अगले दिन के लिए उसके दरवाजे खुले रहते हैं। राइट। वो हमें लिख के देता है, वो अपनी आपत्ति दर्ज करता है हुँ, कि आपने इस स्टोरी पे इस तरह का पॉइंट मेरा तो नहीं हुँ, लिखा। हुँ, ऐसा अमूमन ऐसा वैसे होता नहीं है। हुँ, हमारी मैंने बताया आपको कि हमारी कोशिश रहती है कि दोनों पक्षों की बात हम लिखें उसी दिन, सेम डे। हुँ, लेकिन फिर भी अगर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी आधी-अधूरी बातें सामने आ पाई हैं वो तो उसके अगले दिन भी मौका रहता है। वो हमें बताए, वो हमें लिख के दे, तो वो छपता है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा कई मौकों पे होता है कि आदमी फिर इसीलिए बड़ी-बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हुँ। बड़े इवेंट्स होते हैं और उन्हें एक मंच मिलता है, वो फिर मीडिया उसको कवर करता है। ठीक जी, है, थैंक यू वेरी मच। पब्लिक को ये पता चला कि आप अपनी बात मीडिया तक पहुँचा सकते हो, दरवाज़े हमेशा जी, खुले रहते हैं, कोई वो ऐसी जगह नहीं है, जहाँ पे आप अप्रोच नहीं कर सकते अपनी सच्चाई के साथ। तो दोस्तों, ये हमारी जो मीडिया है, हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, हमारी जो प्रिंट और जो विजुअल जो भी मीडिया है हमारी, ये हमें वो सब दिखाते हैं जो हमें घर बैठे वैसे पता ही नहीं चलता। हमारा समाज का आईना है। हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक पिलर है लाइफ का, हमारी लाइफ्स, डेली लाइफ्स का। और हम चाहेंगे कि आप हम अपनी शुभकामनाएं देते रहें, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ ये लीड करें, क्योंकि बहुत तनावग्रस्त जीवन रहता है, 24 घंटे का काम है, कुछ ना कुछ घटना हर जगह हो रही है। हम लोगों को ये नहीं समझ आता कि जो होता है वो कैसे तुरंत आप लोग अगले दिन छाप देते हो। तो आप मीडिया में आपका वर्किंग स्टाइल क्या है? कैसे न्यूज़ आप तक पहुँचती है या फिर अगले दिन पेपरों में आती है? क्या करते हो आप लोग? जी। ये बेसिकली वैसे सोर्सेस होते हैं हमारे। उन सोर्सेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम अलर्ट रहते हैं। हुँ, सपोज़ जैसे मैं अलग-अलग तरह की बीट्स कवर करता हूँ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और कुछ और बीट्स हैं। हुँ, तो उसमें हमारे कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि वहाँ पे ऐसा हैपनिंग हो रहा है। और दूसरा, अपने वर्किंग स्टाइल्स की बात करें, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि शुरुआत दिन की कैसे होती है हम लोगों की। हम सुबह उठते हैं, अपने ऑफ़िस के लिए रेडी होते हैं, ऑफ़िस आते हैं हुँ, और साढ़े 10-11 बजे एक मीटिंग होती है। हुँ, उसमें दोनों टीम होती है, हमारी सिटी की और ब्यूरो की टीम होती है। ये मैं आपको प्रिंट जर्नलिज़्म हुँ, का बता रहा हूँ। प्रिंट जर्नलिज़्म जो सुबह की मीटिंग होती है, उसे हम उसमें हमें दिन का हाल-बवाल बताना होता है कि आज हमारे फ़ील्ड पे, आज हमारी बीट पे क्या होने वाला है और मैं किन बीट से अपनी न्यूज़ देने वाला हूँ। हुँ, सुबह की मीटिंग खत्म हो गई, हमने दिन का हाल-बवाल बता दिया कि आज ये होने वाला है, हम निकल गए फ़ील्ड पे। रिपोर्टिंग के लिए हम फ़ील्ड पे आ गए, रिपोर्टिंग हम करते हैं पूरे दिन भर। अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, अलग-अलग जगहों पे जाते हैं और जो मेरी बीट्स हैं, मैं उन पे हर दिन मुझे बात करनी होती है। मुझे कनेक्टेड रहना पड़ता है हुँ, लोगों से। हुँ, ऐसा नहीं कि मैंने आज बात कर ली और 4-5 दिन बाद फिर मैं उसे फ़ोन करूँ, ऐसा नहीं होता। हर हुँ, दिन मुझे उससे बात करनी होती है फ़ोन पे, हुँ,
या तो मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, उनसे मिलूँ। अगर मैं जा नहीं पाता तो फ़ोन पे ज़रूर बात करता हूँ। फिर ये सारी रिपोर्टिंग जब हो जाती है तो 4-5 बजे हम वापस ऑफ़िस आते हैं। ऑफ़िस आने के बाद हम अपना दिन का काम शुरू करते हैं। फिर एक 6 बजे एक मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि जो सुबह मैंने जो न्यूज़ बताई थी अपने बॉस को मीटिंग में, वो मैं कवर कर रहा हूँ कि नहीं, मैं लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। अगर लिख रहा हूँ तो उसका एंगल क्या होगा, और उसी मीटिंग पे डिसाइड भी हो जाता है कि इस खबर को कितनी स्पेस मिलेगी। अच्छा, अखबार के कौन से पेज पे ये खबर जाएगी। ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, और उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू करते हैं वहाँ पे लिखना। सारी खबरें डिसाइड हो वहाँ जाती पे है सारी सबकी? खबरें पूरी जैसे अगर ओके। अमर उजाला की अगर बात करूँ तो हुँ, उत्तराखंड की हम खबरें डिसाइड करते हैं उस हुँ, मीटिंग में, मतलब हुँ, बॉस जो होते हैं हमारे एडिटर, हुँ, हुँ, वो डिसाइड करते हैं कि ये खबर इस पेज पे जाएगी, हाँ, खबर को इतना बड़ा लिखना है, इतना ये फोटो यहाँ पे छपेगी। वो सारी बातें उस पे डिसाइड होती है। उसके बाद हम अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। सारी खबरें मैं लिखता हूँ, मतलब मेरे जैसे जो बाकी हुँ, और साथी हैं हुँ, सब अपनी खबरें लिखते हैं, अपनी-अपनी खबरें लिखते हैं। और वो लिखने के बाद खबरें वो जाती हैं हमारे डेस्क के हुँ, साथियों पे, हुँ, जो उसको एडिट करते हैं। हुँ, जो उसमें कुछ ही कोई अगर कमियाँ खामियाँ हैं तो उसको दूर करते हैं। दूर कर। वो जी। हुँ, और ये सिलसिला चलता रहता है। हुँ, रात के 1 साढ़े 12 1 बजे तक ये इस तरह का सिलसिला चलता रहता है कि वो जो हम खबर लिख के गए हैं रात हुँ, के, हुँ, और वो पढ़ते हैं उसको, वो उसको छोटा-बड़ा करना हो तो वो उसको हुँ, करते हैं। लेकिन वो जितने भी उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो वो संबंधित रिपोर्टर से पूछते पूछ हैं। के करते जी, हैं। हुँ, कि क्या इसको चेंज कर लिया जाए, बदल दिया जाए, हुँ, हटा दिया हुँ, जाए, इसमें ऐसा नहीं है, आपको हुँ, दीजिए। तो ऐसा होता है। फिर रात के 1 डेढ़ बजे के बाद वो अखबार फाइनलाइज़ करने, वो एडिटर उसको फाइनल करते हैं। हुँ, हर हुँ। एक पेज को वो फाइनल करते हैं कि ये सही जगह पे खबर छपी है, फ़ोटो सही छपा है। ये रात को ही होता है ये सारा? रात को डिसाइड होता है। ये ओके, रात के 12-1 बजे की प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये हर दिन की प्रैक्टिस है। ओके, ये होने के बाद 2 बजे अखबार प्रिंट पे चला जाता है, मशीन पे चला जाता है। हाँ, फिर साढ़े 3-4 बजे वो बाहर आना शुरू होता है हाँ, न्यूज़पेपर। बाहर आके फिर 5 बजे के बाद वो लोगों तक हम बँटना तक शुरू होता है, वो पहुँचता आप तक पहुँचता है। है। और बिल्कुल, हर सुबह लोगों के हाथ में वो जो अखबार होता है, हाँ, उसके पीछे इतने लोग होते हैं, इतनी मेहनत होती मेहनत है, होती है। और निरंतर ये सर्कल चलता रहता है। चलता जी। रहता। तो दोस्तों देखा आपने कितनी मेहनत से खबर हम तक आती है और ये लोग कितने थके हुए होते हैं क्योंकि पूरी रात बैठ के उसको फाइनलाइज करना होता है। तो हम सब आखिर इंसान हैं और हमें एक दूसरे के प्रति एम्पैथी होनी चाहिए। करण एक बात ये मुझे पूछनी थी कि उत्तराखंड को अभी 25 साल हमारे जी, हो गए, जी। अगले 25 साल में आप कहाँ देखते हो हमारे उत्तराखंड को? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे लिए, क्योंकि जैसे-जैसे मैं जवान हो रहा था, उत्तराखंड भी जवान हो रहा था। और हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि इन 25 सालों में उत्तराखंड ने बहुत कुछ हासिल किया है, बिल्कुल, और बहुत अच्छे मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं। हाँ, तो आने वाले 25 सालों में हमें निरंतर इस तरह के प्रयास करने होंगे, फिर चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या फिर रोज़गार की बात अगर अगर हम करें। इन सब सारी इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए इन पे हमें काम करना होगा, ताकि हम आने वाले 25 सालों में पूरे देश में एक ऐसा अलग राज्य उभर के सामने आए, हर किसी के, ताकि हम एक मिसाल पेश कर सकें कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में इस तरह की तरक्की हुई, इस तरह से विकास हुआ है कि आज हम अपने पूरे भारत देश में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, पहाड़ी राज्य है तो चुनौतियाँ तमाम तरह की हैं। हम देखते हैं कि हर साल यहाँ आपदाएँ आती हैं। जगह हमारे पास सीमित संसाधन हैं। तो उन सब के साथ ही हमें डील करना है। उन सब बातों को ध्यान में रखते ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो जो मैंने इम्पोर्टेंट फ़ील्ड्स बताए, इन पे काम करने के साथ-साथ हमें उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। छोटा राज्य है लेकिन जी, एक एटम भी छोटा ही होता है और जी, एटम एटम बम बनाता है। जी। तो करण ये मुझे बताओ कि आपने बहुत कुछ देखा है, रोज़ आप न्यूज़ कवर कर रहे हो और कुछ एक किसी चीज़ कोई घटना बताओगे जो कि आपके दिमाग में कोई छाप छोड़ गई? जी, मैं अभी इस साल की बरसात की बात करता हूँ, क्योंकि अब तक ऐसी बरसात मैंने कभी नहीं देखी थी कि हाँ, ये बात सही है कि उत्तराखंड में बाढ़ आती थी, आपदाएँ आती थी, भूस्खलन होते थे ऊपर की तरफ। लेकिन देहरादून में मैंने जिससे भी बात करी और जिन लोगों से भी बात करी, देहरादून के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा, और वास्तव में मैंने भी ऐसा नहीं देखा था कि हुँ, इतने बड़े स्तर पे बाढ़ आई कि लोगों को शिफ्ट होना पड़ा, उस जगह को बिल्कुल। छोड़ना पड़ा। और आज भी अगर आप सहस्त्रधारा की तरफ या मालदेवता की तरफ जाएँगे तो आपको उस आपदा के निशान अभी भी दिखेंगे। तो जब आपदा आई सहस्त्रधारा में, वो रात को एक मैसेज आया हमारे अगले दिन अखबार में वो न्यूज़ भी आई कि 5 बार बादल फटने से सहस्त्रधारा में बाढ़ जैसे हालात बन हुँ, गए। हुँ,
तो अगले सुबह जब उठने की इतनी जल्दी थी कि मुझे सिर्फ उस जगह पे जाने की बुलबुलाहट थी कि मैं वहां तक पहुंचूं कवर और करो। कवर कर सकूं कि क्या ऐसा हुआ है। तो हाँ। मैंने अपने मेरे एक साथी थे, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा चलो हम सैंजारा चलते हैं। हमने बॉस को इन्फॉर्म किया, बॉस ने कहा हम आप जाइए, और हम उस गाड़ी लेके निकल गए। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जिस रोड से हम गए मालदेवता से, हम्म, और मालदेवता पहुंचने से पहले ही 200-250 मीटर का सड़क का एक हिस्सा पूरा वॉश आउट हो चुका था, और वहां से आगे जाने की हमें अनुमति नहीं थी। तो पुलिस वाले ने हमें रोक दिया कि भैया आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और हम वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे पाठक है, उन तक तो ये बात पहुंच ही नहीं पाएगी कि जहाँ पे एक्चुअल में बाढ़ आई है, जहाँ पे एक्चुअल में आपदा आई है, उन लोगों का क्या हुआ। तो फिर हम दूसरी जगह से घूमते हुए, सहरसारा से होते हुए, IT पार्क से होते हुए वहां तक पहुंचे। इतना पानी, इतनी बारिश थी कि हर जगह पानी पानी था। सड़क पे पानी, कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें टूटी है। तो जैसे तैसे हम सहरसारा के एंट्री पॉइंट पे पहुंचे। एंट्री पॉइंट पे जो ब्रिज है सहरसारा के, उस पे करीब 2.5 या 3 फीट पानी था, जहाँ पे मतलब आप गाड़ी तो छोड़िए, आप पैदल चलना भी ऐसा लग रहा था कि इस पे अगर पैदल चलेंगे तो बाहर लेके नीचे लेके चला जाएगा। तो हमने कहा यार अब उस दूसरे छोर पे तो जाना ही, तभी पता चल पाएगा कि किस स्थिति में आप लोग लोग मोटरसाइकिल पे थे? हम लोग कार से थे। अच्छा। तो कार से जाना वहां उस दूसरे छोर पे इसलिए संभव नहीं था कि मैंने जैसे बताया आपको, उस ब्रिज पे बहुत पानी था। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने यार उस वाले पॉइंट पे तो जाना ही है, चाहे कैसे भी हो। तो एक JCB वाले भैया वहाँ पे थे जो काम कर रहे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया हमें उस वाले छोर पे आप हमें छोड़ दीजिए, उसके बाद हम खुद पैदल चले जाएंगे। तो भैया मान भी गए, बहुत बड़े अच्छे। और उन्होंने हमें कहा कि अब आप अपने जूते यहाँ पे उतार दीजिए, क्योंकि बहुत पानी है, ये जूते भीग जाएंगे और आप चल नहीं पाओगे। हमने कहा ठीक है। हमने जूते उतारे, JCB पे रख दिए अपने। उन्होंने कहा कि आप मुझे फ़ोन कर देना, हम लेने आ जाएंगे। और देखिए ये शायद मतलब मैंने उत्तराखंड में महसूस किया है कि लोग इतने हेल्पिंग होते हैं, इतने वेलकमिंग होते हैं। और उन्होंने अपने मतलब हमारे शूज़ अपनी JCB पे रख दिए, उन्होंने हमें स्लीपर्स दिए पहनने के लिए, जाने के लिए। फिर हम गए। तो हम जैसे ही उस मजाड़ा, एक जगह है उस गाँव में जहाँ पे वो आपदा आई थी, तो मजाड़ा में हम जैसे ही पहुँचे, तो मजाड़ा से पहले ही, पहुँचने से पहले कुछ लोग वापस आ रहे थे, क्योंकि पूरा वो गाँव दब चुका था मलबे से, पानी, कोई कुछ लोग। तो जितने भी करीब 200-250 लोग थे, वो एक स्कूल में रह रहे थे। पूरे गाँव के लोग स्कूल में रह रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा-सा सेफ जगह थी। उन लोगों के पास 2 दिन से खाना नहीं पहुँचा था। मतलब जिस रात वो आपदा आई और अगले सुबह ब्रेकफ़ास्ट जब हम लोग करते हैं, तो वो कुछ नहीं था। तो 2 टाइम का उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो उन लोगों के लिए वैन, उसमें पिकअप वैन में खाना जा रहा था। तो हमने कहा यहाँ से हम एक स्टोरी कवर करते हैं। तो पानी पे बिल्कुल खड़े हो गए, कभी आप देखेंगे, तो इतना-इतना पानी था। तो हमने पानी पे खड़े होके हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। 2-4 लोगों से बात कर रहे थे, पीछे से एक आदमी आया, उसने कहा आप यहाँ से भाग जाओ, नीचे चले जाओ, ऊपर एक झील बन रही है, वो फट गई, उसका पानी आ रहा है, वो बाहर लेके चला जाएगा। तो हमने उनको फिर थोड़े से, हम पहाड़ी पे चढ़े, हमने कहा हम थोड़ा सा अपना सेव कर लेते हैं। और जो जिस स्कूल में वो 200-250 लोग थे, उनके लिए जिस वैन में खाना जा रहा था, वो गाड़ी फंस चुकी थी, क्योंकि पानी था, मलबा था, उसके टायर नहीं चढ़ रहे। तो हमने कहा चलो रिपोर्टिंग होगी, अब इस वैन को हमें वहां तक पहुंचाना है, स्कूल तक, ताकि उन लोगों को खाना मिल जाए। वो 2 टाइम से वो भूखे थे। तो हम लोगों ने उनकी मदद भी करी कि ये गाड़ी ताकि निकल जाए और उन तक खाना पहुंच जाए। तो उस रात को जब मैं वहां से वापस आया, अपनी रिपोर्टिंग हमने कर ली, अगले दिन अखबार छपा, खबरें आई, सामने आई। उस रात को मेरे को नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में पानी का शोर घूमता रहा, लोग देखते रहे, लोग अपना बस्ता, सामान लेके भाग, जो कुछ भी बचा उनके पास, बहुत छोटा-छोटा सामान उनके पास, जो कुछ भी बचा था, वो लेके भाग रहे हैं। उसके बाद फिर अगले दिन हम फिर सेम जगह पे गए। तो पता चला कि जितने भी 200-250 लोग थे, वो लोग सबको शिफ्ट किया जा रहा है नीचे होटल्स में। कोई होटल्स में रह रहा है, कोई होम स्टे में, कोई अपने रिलेटिव्स के घर में रह रहा है। फिर हम एक होटल में गए उन लोगों से मिलने के लिए, उनकी स्टोरी जानने के लिए, देखने के लिए। तो जिस होटल में वो 20-25 लोग रह रहे थे एक होटल में, तो वहाँ हर तरीके के लोग थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, छोटे स्कूल के बच्चे थे, जो स्कूल यूनिफॉर्म में थे अपने। उनके पास पहनने के लिए स्लीपर्स नहीं थी, चप्पल्स नहीं थे, क्योंकि सारा तो बह गया बारिश में। तो वो इतने मुश्किल में उनके लिए हाँ, ये बात बिल्कुल सही थी कि खाना उनको मिल रहा था होटल में, जब वो आ गए थे खाना मिल रहा था। लेकिन आप ये सोचिए कितना मुश्किल है कि कोई अपने घर से निकल के फिर एक होटल में रह रहा है 2-3 दिन के लिए, नहाने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता। तो वो बड़े दिनों तक वो बातें, उनकी स्टोरी मेरे को परेशान करने लगी। और एक आज भी मेरे को जब मैं वो याद करता हूँ, तो 2 हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा छोटा 7th या 8th में वो पढ़ता होगा। उसकी माँ और वो बेटा वो आ गए होटल में रहने के लिए।
और उसके पापा नहीं मिल रहे वहाँ। और वो हर दिन जा रहा है वहाँ ढूंढने के लिए अपने पापा को अपनी माँ के साथ। छोटा 7th में वो पढ़ता था बच्चा। हर दिन ढूंढने जा रहा है लेकिन वो मिल नहीं रहे। 3-4 दिन बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई, वो तो मलबे में दब गए। तो वो अब सोचिए कि उसके मेंटल लेवल पे क्या असर पड़ा होगा। वो अभी तो 8th क्लास में है, उसकी माँ ने कैसे संभाला होगा उस बच्चे को। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज निकल के आई। एक लेडी थी, वो अपने बेटी के साथ बिल्कुल किनारे पे बैठ के सिर्फ ये देख रही थी सामने कि उसका घर, उसकी दुकान पानी में बह रहा है। सोचिए कितना कोई मतलब कितनी मेहनत से घर बनाता है, दुकान बनाता है, काम अपना संभालता है। तो उसकी माँ और वो उसकी बेटी जो बिल्कुल कॉर्नर में बैठी हुई थी, वो सिर्फ ये देख रही थी शायद किसी भी तरीके से ये बच जाए, घर बच जाए, ताकि वो उस पे रह सके। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उन्होंने हमें बताया कि वो पूरी रात भर वहां बैठी रही कि सिर्फ ये देखने के लिए, ये प्रेयर उन्होंने ऊपर वाले से ये प्रार्थना की कि भगवान मेरा घर तो कम से कम पानी में ना बहे, ये वाला घर तो ना बहे, ताकि हम इसमें रह सके। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हमने देखी वहां पे ना, जो हमें विचलित करने लगी कि किस तरह की ये आपदा है। और फिर वैसे ही मसूरी रोड पे हुआ, देखने को मिला, माल देवता की साइड हुआ। तो इस तरह के बहुत ये कहानी किस्से हैं जो विचलित करती है। मैं ये मानती हूँ कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले शुक्रगुजार इस चीज का होना चाहिए, ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, कि हम लोग उठे हैं और सब सुरक्षित हैं। अगर हम ये इस एक भावना से सुबह उठे तो हमारा दिन उस भावना के साथ अच्छा ही जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। मैं ये भी मानती हूँ करण कि हम लोग जब भी ऐसी आपदा आती है, और जो भी आपने फेस करी है, आपको अभी भी वो चीजें विचलित करती हैं, जिसको PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो उनके साथ क्या हुआ होगा जो उस चीज को झेले हैं एक्चुअल में। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि हम लोग फिजिकल हेल्प और बाकी चीजें हेल्प सब करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प, मेंटल हेल्थ का भी देखभाल करनी चाहिए ऐसे बच्चों पे, लोगों की और बच्चों की, ताकि आगे चल के उनको इस तरह की स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ना हो। अगर कोई आपके तक पहुंचना चाहे और आप तक कोई इवेंट कर रहे हैं या आपको बुलाना चाहे उसको कवर करने के लिए, तो क्या जरिया है करण, क्या तरीका है? जी जी मैडम, देखिए अमर उजाला के अखबार में हर दिन खबरों के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन छपती है कि अगर आप भी हम अपनी कोई बात, अपनी कोई सूचना, अपना कोई संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें एक मेल आईडी लिखी होती है, एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है। आपके पास अमर उजाला का अखबार आता है तो आप उसमें देख के उस नंबर पे अपनी बात को मैसेज कर सकते हैं, मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप ऑफिस आ सकते हैं, अमर उजाला का पटेल नगर में ऑफिस है, आप ऑफिस भी आ सकते हैं, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन रिसेप्शन पे दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाती है। और तीसरा, अगर सपोज आपके घर पे न्यूज़पेपर नहीं आता है या आपके पास वो नहीं, तो अमर उजाला का मोबाइल ऐप भी है, वो दोनों में एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी सपोर्टेड है। अब उस पर भी वो जानकारी मिल जाती है कि वो जो नंबर और जिस मेल आईडी की मैं बात कर रहा हूँ जो अखबार में छपता है, वो देख के वो सूचना है, वो जानकारी उस मेल आईडी पे, उस मोबाइल नंबर पे आसानी से दे सकते हैं। जी। तो दोस्तों, आप आराम से पहुंच सकते हैं करण के ऑफिस तक, अमर उजाला तक, और अपनी बात रख सकते हैं, उनको बुला सकते हैं अपने कार्यक्रम में, और अपनी जो भी न्यूज़ देनी है आप दे सकते हैं। तो आज हमने आपको ये बताया कि कैसे हमारा जो जर्नलिज्म का वर्ग है, हमारे ही सब भाई हैं, हमारी ही सब हमारे साथ ही सब जुड़े हुए हैं। बाहर की खबर हम तक बहुत मुश्किल से और बड़ी मेहनत से लाते हैं, हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। थैंक यू करण फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और फिर आपको अगली बार फिर बुलाएंगे आगे कुछ जानने के लिए। थैंक यू सो मच वायरल वाणी से। मैं बोले उत्तराखंड की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे एक बोलने का मौका दिया, मंच दिया, और आगे भी मैं अपने विचार, अपने सुझाव बोले उत्तराखंड के साथ साझा करते रहूँगा। तब तक आप देखते रहें बोले उत्तराखंड। थैंक यू दोस्तों, आज आपने सुना, एक बहुत ही एमिनेंट गेस्ट थे हमारे, जर्नलिज्म से थे, सीनियर जर्नलिस्ट करण। और आज आपने सुना कि कैसे जो न्यूज़पेपर आपके हाथ में सुबह होता है, वो कैसे उसकी न्यूज़ ली जाती है, कितनी मेहनत से उसको ये लोग बनाते हैं, फिर इसको हमारे प्रिंट मीडिया के भाई इसको प्रिंट करते हैं, और अगले दिन पेपर आपके हाथ में होता है। तो आपको अच्छा लगा होगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ बोले उत्तराखंड में। हम आगे भी आपके लिए ऐसे एमिनेंट स्पीकर्स लाते रहेंगे और आपको नई जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।